गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डीकंपोजिशन रिएक्शन को। आज हम थर्ड कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। जैसे कि वर्ड ही कह रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे कैसे ये पॉसिबल है? तो माय डियर स्टूडेंट, जब दो एलिमेंट है, इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग्स का सेंस है कि वन ऑफ द एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू अनदर। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस द अदर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। आइए समझते हैं इसी चीज को विद सम एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है, इसमें हमने दो चीजें लिए, एक जिंक मेटल लिया है और दूसरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे जो हम जिंक की मेटल की एक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पुट करते हैं, सो देन वी सी अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? सो देयर इज अ कलर चेंज। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर हम देखें CuSO4, it is blue colored solution। तो ये ब्लू कलर का aqueous solution है, जिसमें जब हम जिंक मेटल की कोई स्ट्रिप को रखते हैं, जिंक किस कलर का है? सिल्वरी व्हाइट है। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, तो धीरे धीरे कलर चेंज होने लगता है, और हमने पढ़ा था कि कलर चेंज इज वन ऑफ द कैरेक्टराइज, जो कि बताता है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे में पता लगता है देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। सो व्हेन Zn जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है, ये है जिंक सल्फेट का, और साथ ही में देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द जिंक स्ट्रिप। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जिंक वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन, zinc sulfate, that is ZnSO4, and copper metal deposition is same। तो यहाँ पे हमें रेड ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिखाई देगा जिंक स्ट्रिप पे, एंड दैट इज नथिंग बट द कॉपर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया। किस एलिमेंट ने? जो ज्यादा रिएक्टिव थे। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। हियर वी हैव टेकन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, आप आयरन नेल्स भी ले सकते हैं, and they are placed in the copper sulfate solution। So copper sulfate solution, my dear student, is again a blue colored solution। So when we put the iron nails or iron strip in the copper sulfate solution, which is blue in color, then there is again a color change which is noticeable over here। तो color change क्या हुआ? जो blue color है धीरे धीरे fade होने लगेगा, and there would be a formation of greenish color solution। तो ये जो greenish solution form हो रहा है, that is nothing but the iron sulfate over here, FeSO4, and there would be deposition of copper on the strip of iron। तो यहाँ पे ये प्रूव करता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, so it was able to displace copper from its solution। तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। Let's move to another example where we are putting a piece of magnesium metal इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर। तो जब हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं, सो अगेन मैग्नीशियम स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस copper from the solution। तो यहाँ पे there is a formation of magnesium sulfate, that is MgSO4 plus copper। I hope now you have got the idea कि displacement reaction क्या है। more reactive जो metal है या more reactive substance है, that is displacing the less reactive substance from its solution or compound।
तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है धीरे धीरे फेड अवे होने लगता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सोल्यूशन व्हिच इज नथिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, एंड देयर वुड बी रेड ब्राउन डिपोजिशन सीन ऑन द मैग्नीशियम metal over here. Let's move to another example, that is example 4. Here we are putting a strip of lead metal, that is Pb, is placed in the copper chloride. Okay, कॉपर क्लोराइड में हम यहाँ पे लेड मेटल को डाल रहे हैं, की स्ट्रिप को डाल रहे हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड. तो जो कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन था दैट वाज ग्रीन इन कलर, इट स्टार्ट्स फेडिंग अवे, धीरे धीरे ये फेड अप होने लगता है, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सोल्यूशन. तो फिर से वही चेंज हो रहा है, कलर चेंज से हमें पता लग रहा है दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन ओवर हियर. तो ये जो कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2, and there is a deposition of copper on the lead metal over here. तो रेड ब्राउन कलर का डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा लेड पे की स्ट्रिप पे. आई होप यहाँ तक क्लियर है. एक और एग्जाम्पल समझते हैं सो दैट हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. सो व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इस बार हम कॉपर की स्ट्रिप को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं. सो सिल्वर नाइट्रेट स्टैंड्स फॉर AgNO3. Okay, then there is formation of two important products. One is copper nitrate solution and another is silver metal. तो जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन था वो कलरलेस था, बट जैसे ही ये रिएक्शन अकर करता है तो कॉपर धीरे धीरे डिस्प्लेस करने लगता है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को. तो सिल्वर नाइट्रेट जब यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन है, दैट स्टार्ट्स चेंजिंग टू ब्लू सॉल्यूशन. ब्लू सॉल्यूशन इंडिकेट करता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट ओवर हियर. यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस फॉर्म हो रहा है, एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सिल्वर व्हिच इज व्हाइट इन कलर ऑन द कॉपर स्ट्रिप. एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ इस रिएक्शन को. यहाँ पे हमने कॉपर लिया है और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रखा है. कॉपर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है. तो फॉर्मेशन होता है कॉपर नाइट्रेट का, साथ में देयर इज सिल्वर डिपोजिशन सीन ऑन द कॉपर स्ट्रिप ओवर हियर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो अभी हमने 5 एग्जांपल्स पढ़े हैं. लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जांपल जिससे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक अच्छे से हमें क्लियर हो जाए. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो चलिए आइए देखते हैं. तो एग्जांपल 6 में हमने देखा कि आयरन मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. तो आयरन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव आउट आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो आयरन 2 क्लोराइड मिल रही है एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मतलब आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 भी होती है, +3 भी हो रही है. तो यहाँ पे जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है आयरन 2 क्लोराइड, जिसका नाम हम फेरस क्लोराइड भी कह सकते हैं, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. तो इससे पता लगता है कि आयरन वाज मोर रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस्ड द हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl. हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग फेरस क्लोराइड ओवर हियर एंड डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तो यहाँ पे देखिए आयरन ने हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दिया. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल वेयर द मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form magnesium chloride and hydrogen gas. यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल ने ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कह सकते हैं, एंड इट फॉर्म्ड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बन रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल. sodium metal when reacts with water to form sodium hydroxide solution and hydrogen gas. तो यहाँ पे this is again an example of displacement reaction where a more reactive metal is
displacing the less reactive metal from its solution. Okay, तो यहाँ पे देखिए सोडियम मेटल जो कि ज्यादा रिएक्टिव था, it displaced hydrogen from the water over here and it started forming sodium hydroxide NaOH and hydrogen gas भी यहाँ पे evolve होती है. तो यहाँ पे sodium was more reactive in comparison to hydrogen. Now let's have a look on another example, that is the 9th example of displacement reaction, जहाँ पे chlorine gas is reacting with potassium iodide. So chlorine Cl2 reacts with potassium iodide, that is 2 molecules of Ki, okay, to form potassium chloride and iodine. तो यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन ने क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया किसको, आयोडीन को. यहाँ पे एंड क्या चीज फॉर्म हुई, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन इज फॉर्म्ड ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्लोरीन गैस ज्यादा रिएक्टिव थी इन कंपैरिजन टू आयोडीन ओवर हियर. तो इसने यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बनाया एंड साथ में आयोडीन गैस रिलीज हुई है. एग्जाम्पल 10 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को जब हम तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े वहां पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर एक्वस सॉल्यूशंस में होता था. यहाँ देखिए एक्वस है, यहाँ पे लीटर है, दिस इज एक्वस एंड दिस इज एक्वस. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के साथ ही पॉसिबल है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे हम सारे सॉलिड्स देख रहे हैं. यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर. मैग्नीशियम एंड कॉपर ऑक्साइड को हम दोनों को हीट कर रहे हैं. मैग्नीशियम इज अगेन सॉलिड ओवर हियर. दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है, साथ में कॉपर भी फॉर्म होता है. अनदर एग्जाम्पल इसी तरह का एग्जाम्पल है जब हम आयरन ऑक्साइड को हीट करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ. सो Fe2O3 इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम to give out aluminium oxide and iron over here. तो आयरन जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो molten state में होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे liquid state. तो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच one element displaces another element from its compound or solution are called the displacement reaction. So यहाँ पे एक element ज्यादा reactive होता है और दूसरा element less reactive होता है. तो जो more reactive होगा it will displace the less reactive one from its compound. I hope यहाँ तक clear है displacement reaction. अब बात करते हैं हमारे double displacement reaction की. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह का होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ions to form two new compounds are called the double displacement reaction. अभी हमने थोड़ी देर पहले displacement reaction पढ़ा था, इसके एग्जांपल्स पढ़े थे. तो इसमें हमने देखा कि one of the element या one of the substance was displacing the other from its solution. यहाँ पे जो double displacement reaction होता है, यहाँ पे दो compounds react करते हैं by exchange of ions. तो यहाँ पे इस तरह के reactions में these kind of reaction जिसको हम double displacement reaction करते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है solutions में, जिसमें one of the product जो भी हम use कर रहे हैं, one of the product being insoluble is precipitates out. Precipitates में separate insoluble form. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि जो insoluble solid separate out हो जाता है solution से, तो इसको हम कहते हैं precipitation reaction. तो यहाँ पे precipitate formation होता है, इसलिए इसको कहते हैं precipitation reaction. तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का. सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मतलब AgNO3 जब ऐड किया जाता है NaCl में, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में, तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है. तो AgNO3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Ag की जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने की है. NO3 यहाँ पे एक रेडिकल है जो कि अनायन है. सो जो कटायंस हैं, अनायंस एक साथ मिलके एक तरह का सॉल्ट फॉर्म करते हैं और एक कटायंस एंड अनायंस का पेयर
एक दूसरा सॉल्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट PPT फॉर्म होता है जो कि सिल्वर क्लोराइड का है, साथ में सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी गिव आउट होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये देख सकते हैं हम aqueous फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। Now let's move to another example जो है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। तो जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं तो व्हाइट PPT फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट का, ओके एंड साथ में प्रोड्यूस में एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। सो व्हेन BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड है रिएक्ट करती है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ, सो देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड द बेरियम सल्फेट जो कि PPT फॉर्म करता है, व्हाइट PP जो कि इनसॉल्युबल है इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे इनसॉल्युबल होगा एंड दूसरे का सॉल्यूशन बनेगा। सो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर एग्जांपल नंबर 3 वेयर वी हैव टेकन द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। तो BaCl2 को हम ऐड कर रहे हैं कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट ओवर हियर। तो यहाँ से Ba किसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है SO4. So Ba and SO4. So Ba2 plus and SO4 2 minus they are joining and they are reacting together to form BaSO4. तो एक रिएक्शन एक प्रोडक्ट बना BaSO4। अब यहाँ पे क्या बच गया Cl2 एंड कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड बन गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेरियम सल्फेट के साथ प्रोडक्ट बना रहा है और कॉपर क्लोराइड के साथ बना रहा है। सो BaSO4 एंड कॉपर क्लोराइड फॉर्म हुई। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो हियर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इस गैस जब पास की जाती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज CuSO4 के साथ, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर्ड PPT। ओके, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ब्लैक प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो है कॉपर सल्फाइड का दैट इज CuS एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज H2SO4 इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कॉपर किसके साथ प्रोडक्ट बना रहा है Cu और S कंबाइन करके CuS कॉपर सल्फाइड बना रहे हैं और H2 और SO4 कंबाइन करके H2SO4 को बना रहे हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया था सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसमें सिल्वर Cl के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है और Na नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बना रहा था। फिर यहाँ पे हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो बेरियम SO4 के साथ कंबाइन करके BaSO4 बना रहा है और NO2 और Cl2 कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl बना रहे थे। यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बना रहा था, कॉपर क्लोराइड के साथ कंबाइन होके कॉपर क्लोराइड बना रहा था। यहाँ पे कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बना रहा था एंड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना रही थी। तो आपने देखा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई भी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू reactants are reacting together by exchange of ions। अपने ions को exchange कर रहे हैं to form two new products। तो आइए कुछ examples देखते हैं। तो सबसे पहला जो example मैंने यहाँ पे लिया है that is ammonium hydroxide solution। ammonium hydroxide solution stands for NH4OH। इसका chemical formula क्या है, NH4OH, है ना। एंड जब ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, सो AlCl3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है, सो बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस द टू न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर हियर आर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट हो रहा है फॉर्म हो रहा है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि व्हाइट इन कलर है। तो व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम OH के साथ रिएक्ट करके
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, एंड जो अमोनिया था NH4 दैट वाज फॉर्मिंग एंड रिएक्टिंग विद क्लोराइड टू फॉर्म NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने अपनी आयंस को एक्सचेंज किया, सो इट्स अ केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Let's have a look on the next example. So in the next example, potassium iodide solution is added to the lead nitrate solution. So potassium iodide Ki is added to lead nitrate, that is PbNO3 whole twice, to form a yellow precipitate of lead iodide. So there is a formation of two different products in this reaction. क्या क्या है वो? lead iodide जो कि yellow PPT form होगा इस पे, and another the solution of potassium nitrate is formed over here. So PbIO2 stands for lead iodide and KNO3 stands for potassium nitrate. So again the exchange of ions is taking place between potassium iodide and lead nitrate. So क्या क्या products form हो रहे? lead iodide and potassium nitrate. So it's again a case of double displacement reaction. Even students, I want to make here a note. आप इसको please note down करिए. जब भी कोई acid और basis के बीच में reaction होता है, it's again a case of double displacement reaction. So let's have a look on such example where the acid is reacting with bases. So sodium hydroxide NaOH is reacting with hydrochloric acid, that is HCl, to form salt and water. तो salt यहाँ पे जो form हो रहा है वो है सोडियम क्लोराइड का, and water formation is there. तो यहाँ पे Na was combining with Cl to form NaCl, and जो H था that was combining with the OH. Okay, so H plus ion OH minus के साथ combine करके it was forming water. So it's again a case of double displacement reaction. I hope अब आपको clear होंगे इतने सारे examples हमने discuss किए of double displacement reaction. So now let's move to the fifth category जो हमने पढ़ा था types of chemical reaction में. So that is oxidation and reduction reaction. So please make a note of it, student. तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि oxidation क्या होता है. So oxidation, हाँ आपको दो condition याद रखनी है जो कि आपको oxidation और reduction reaction समझने में help करेगी. So let's first move to oxidation. So oxidation, so whenever there is an addition of oxygen in a substance, it is called oxidation. तो जब भी कब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो किसी सब्सटेंस में तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. सेकंड कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू अकर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा हो, सो दैट इज अगेन अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज मार्क्ड बाय टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम कह सकते हैं. First, addition of oxygen to a substance is called oxidation, and removal of hydrogen from a substance is called oxidation reaction. अब हम बात करेंगे हमारे रिडक्शन रिएक्शन की. तो जो कंडीशन हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ी थी उसकी जस्ट रिवर्स है रिडक्शन रिएक्शन में. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, जब हम हाइड्रेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का तो ये रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन. और अगर इसका सेकंड कंडीशन को ध्यान दें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़िए. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद अस. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. सो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? सो ऑक्सीडाइजिंग स्टूडेंट्स एजेंट्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट्स. द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को को दे रहे हैं. सो ये क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो सब्सटेंसेस रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को उनको कहेंगे हम रिड्यूसिंग agents. So the substance, again I am repeating myself, the substance which give oxygen for oxidation are called the oxidizing agent, and the substance which remove oxygen is called the reducing agent. अब रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत कई बार पूछा भी जाता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? सो रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन
and reduction reactions are happening. तो ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है वो है कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन व्हेन दे आर हीटेड टुगेदर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटल एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान से इस रिएक्शन को समझना होगा। हमने क्या क्या रिएक्टेंट्स लिए, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कॉपर एंड वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है टू फॉर्म कॉपर ओवर हियर। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, जब रिमूव किया जाए ऑक्सीजन को तो ये रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन रिमूव की जाए या हाइड्रोजन का एडिशन हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस्ड हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किसमें हो गई, कॉपर में। तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो हुआ है वो है कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। अब दूसरी तरह देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन थी जो रिएक्ट कर रही थी कॉपर ऑक्साइड से, बट ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुई थी, नाउ इट इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन ओवर हियर। तो जैसे ही H2 के साथ एक O हमने ऐड कर दिया, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देयर वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन हुआ था ऑक्सीजन को, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो कंडीशन बताई थी, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ पे रिच विथ ऑक्सीजन हो गया, वो है हाइड्रोजन से वाटर बन गया, H2 से H2O बन गया। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे और कौन से यहाँ पे सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ था, कॉपर ऑक्साइड, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, H2। सो आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Now let's have a look on the next example where the hydrogen sulfide H2S is reacting with chlorine over here। तो कौन कौन से दो रिएक्टेंट हैं, H2S है और क्लोरीन है, और क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, so when they are reacting sulfur and hydrogen chloride are formed over here। तो सल्फर, तो देखिए H2S है, क्लोरीन रिएक्ट कर रही है, तो यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। सो H2S से हमें क्या मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब होता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S यहां से हटा, कहां पे ऐड हो गया, क्लोरीन में जाके ऐड हो गया। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, एक तो सल्फर, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl is formed over here। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज ऑक्सीडाइज्ड हुई। सो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो था, क्या था, या तो हम ऑक्सीजन से पहचानेंगे या फिर रिमूवल से पहचानेंगे। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिला। सो H2S इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ओवर हियर। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, वो आपका H2S हो गया। सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस मतलब या तो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जाके कहां पे अटैच हो गया, क्लोरीन पे जाके अटैच हो गया। तो सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ वो क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड टू HCl ओवर हियर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे वो है क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हुआ, क्लोरीन से HCl बना। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या था, H2S। ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। सो दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो अब आपको यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन क्यों हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी द सब्सटेंस विच get reduced are also called the oxidizing agent.
Reducing agent, the substance which get oxidized are called reducing agent, and the substance in which removal of oxygen, which remove oxygen, okay, is called the reducing agent. तो आपको ये दोनों ही डेफिनेशन reducing agent और oxidizing agent में ध्यान रखनी है. तो इसलिए यहाँ पे oxidizing agent क्लोरीन था क्योंकि substance reduced हुआ था over here, okay. Reducing agent H2S था क्योंकि यहाँ पे substance which get oxidized are called the reducing agent. Oxidizing हुआ है या reduced हुआ है, ये आपको addition of hydrogen and addition of oxygen से के भी conditions को, वो दो conditions मैंने बताई थी, उससे आप figure out कर लेंगे. I hope यहाँ पे clear है. कुछ और examples देखते हैं. So students, let's discuss few more examples of redox reaction. तो यहाँ पे students we have taken zinc oxide जिसको हमने heat किया है with carbon. So zinc oxide is reacting with carbon to give out zinc metal and carbon monoxide. तो हमने यहाँ पे zinc oxide, यहाँ पे zinc oxide is getting reduced to zinc over here. तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी सब्सटेंस से तो दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन. एट द सेम टाइम जो कार्बन है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन. जो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है वो जाके ऐड कहाँ पर हो गई है, कार्बन के साथ. तो क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जिंक is the oxidizing agent over here and carbon is the reducing agent. Let's have a look on another example where we are the manganese dioxide, it reacts with hydrochloric acid. So MnO2 is reacting with hydrochloric acid, that is 4 molecules of HCl. Now when they react together तो हमें मिलती है manganese chloride dichloride over here. So MnCl2 is formed over here. साथ में chlorine gas is released and the water formation is happening. तो यहाँ पे जो product बने इस reaction का as a result of this reaction वो है manganese dichloride, chlorine and water over here. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MnO2 is getting reduced to MnCl2, है ना. तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हुआ. सो हियर मैंगनीज डाइक्लोराइड इज फॉर्म्ड. अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से H रिमूव हुआ है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस. सो दैट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इट इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे देखिए क्या बना फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट, क्या बना, क्लोरीन फॉर्म हुई. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के रिमूवल से यहाँ पे क्लोरीन गैसेस फॉर्म ओवर हियर. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इस रिएक्शन में दैट वाज MnO2 एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट था दैट वाज द HCl ओवर हियर. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया. There is one more thing that is seen in redox reaction कि अगर if there is an addition of non-metallic element or removal of metallic element, है ना, तब ये thing this reaction is called the oxidation reaction. So please note down this point. If addition of non-metallic element or removal of metallic element is there, then that type of reaction is oxidation reaction. In the same way, if addition of metallic element is there and removal of non-metallic element is there, then it is the reduction reaction happening. Okay? So ये दो points भी जो है हमें बताते हैं कि एक यहाँ पे redox reaction हो रहा है. इसी को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं. तो here जब हम कॉपर को हीट करते हैं in air in presence of oxygen, so when copper is heated तो ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से and to form copper oxide over here. तो यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसलिए हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं. लेकिन साथ ही में आप देखिए कॉपर जो एक मेटल है दैट इज एडेड टू अ नॉन मेटालिक एलिमेंट ओवर हियर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, एक मेटल का एडिशन हो रहा है. सो दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन. तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है. तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुई है. तो जो कॉपर पहले रेड ब्राउन कलर का था, हीट करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑफ ब्लैक कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओवर हियर. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर इज ऑक्सीजन and the reducing agent in this reaction is copper.
अगर इसका रिवर्स करना चाहें तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हम कॉपर ऑक्साइड से वापस से कॉपर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, देन द Cu, you can see over here, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है टू फॉर्म कॉपर ओवर हियर। ओके, सो दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन ओवर हियर। और यहाँ पे हाइड्रोजन में आपका वन मॉलिक्यूल जो वन एटम है ऑक्सीजन का, दैट इज बीइंग एडेड टू फॉर्म वाटर ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन हुआ H2 से H2O, दैट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो CuO से Cu बन रहा है, दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर, एंड जो H2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, रिडक्शन के बारे में पढ़ा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके काफी डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं फूड पे और मेटल ऑब्जेक्ट्स पे। उन्हीं में से एक है करोजन एंड रेसिडिटी। तो आइए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। So there are two common effects of oxidation reaction that are observed in our daily life. सबसे पहला है corrosion of metal and दूसरा है rensidity of food. तो corrosion of metal की अगर हम बात करें, so it is the process in which the metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और a chemical on the surface. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी मेटल को डैमेज कर रहा है जैसे ऑक्सीडेशन की वजह से, द मेटल इज गेटिंग डैमेज। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और किसी केमिकल की वजह से। उन्हीं में से अगर आपको सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, सो ड्यूरिंग कोरोजन द आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस से ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। सो देयर इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एयर भी जरूरी है, मींस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज आल्सो नेसेसरी। तो जो फॉर्मेशन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर हियर, और इसी को हम कहते हैं रस्ट। So rusting of iron is an example of redox reaction. Okay, so यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं। इसको रिएक्शन के फॉर्म में समझते हैं। तो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन मेटल की हम बात कर रहे हैं, so iron when reacts with oxygen and water, then it forms hydrated iron oxide, that is Fe2O3.XH2O. XH2O represents the number of molecules of water that are present. तो ये water of crystallization है जो कि present होता है रस्ट में। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, so they undergo the corrosion effect अगर हम उनकी प्रॉपर से केयर ना करें। So this corrosion process, it is a continuous process. अगर इसको नहीं प्रिवेंट करेंगे तो it can damage the whole iron object. Okay, so this corrosion weakens the iron and steel objects, the structures, bridges हुए, railings हुई, कार बॉडीज हुई, आपकी शिप्स हुई, ये सब आयरन ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इनको प्रिवेंट ना करें, अगर करेक्ट स्टेप्स ना लें टू प्रिवेंट करोजन, तो इट कैन डैमेज द एंटायर लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर पूरी लाइफ जो किसी और ऑब्जेक्ट की होगी उसको कट शॉर्ट कर देती है बिकॉज ऑफ करोजन। तो क्या है ये रस्ट? व्हाट एग्जैक्टली द रस्ट इज? सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। Rust is a soft porous substance which gradually falls off from the surface of iron object. Okay, तो नीचे का जितना भी लेयर होगा आयरन ऑब्जेक्ट का वो धीरे धीरे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो रस्टिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम इसका प्रॉपर मेजर्स ना लें तो इट कैन ईट अप द होल एंटायर ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे पूरा का पूरा डैमेज ऑब्जेक्ट डैमेज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। सो प्लीज ये रिएक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज रस्टिंग? सो रस्टिंग इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ करोजन दैट इज हैपनिंग इन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ hydrated iron oxide when the iron metal comes in contact with moist air or water over here. I hope यहाँ तक clear है।
तो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ. सो लेट्स टॉक अबाउट द रेंसिडिटी ऑफ द फूड. तो रेंसिडिटी को पहले समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी, कई सारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो फैट्स एंड ऑयल्स में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो ऐसे फूड आइटम्स में हमें रेंसिडिटी देखने को मिलती है. क्या होती है रेंसिडिटी? लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity. तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फूड आइटम्स हैं जो कि फैट या ऑयल में प्रिपेयर किए जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनसे अजीब सी स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फूड क्या है, रेंसिड हो गया. तो कैसे क्या होती है रेंसिडिटी? तो इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन. तो जो ऑक्सीडेशन है ये हमारे फूड आइटम्स को डैमेज करता है, ऐसे फूड आइटम जो कि ऑयल और फैट्स में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो जैसे ही जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनसे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है. तो इस तरह से हमारे जो फूड आइटम्स है वो डैमेज्ड हो जाते हैं. तो क्या तरीके हैं कि हम जिनसे की फूड को रेंसिड होने से बचा सके? सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द वेज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटार्ड कर सकते हैं. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, द वेज टू प्रिवेंट और रिटार्ड और स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, या रेंसिडिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम कम कर सकें. तो सबसे पहला जो तरीका है बाय यूज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट. सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड दैट कंटेन्स द फैट्स एंड द ऑयल्स. तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने नहीं देते हैं या फिर स्लो डाउन करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को जरूर से नोट डाउन करिएगा. दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं. तो इस तरह से दो एग्जांपल्स है एंटीऑक्सीडेंट के जो हम ऐड करते हैं फूड आइटम्स के, जिससे कि हम उनको लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सके. सबसे पहला जो एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज BHA. B stands for butylated, H stands for hydroxy and A stands for anisole. फिर से रिपीट कर रही हूँ, BHA stands for butylated hydroxyanisole. दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है BHT, butylated hydroxytoluene. फिर से एक बार नोट करिए, BHT stands for butylated hydroxytoluene. So what is rancidity? Rancidity is basically the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in the food marked by the unpleasant smell and the taste. तो यहाँ पे फर्स्ट तरीका है by preventing, we can prevent rancidity by adding antioxidant. The second way to prevent rancidity is by packaging the food items that contain fats and oil containing foods in the nitrogen gas. तो आपने देखा होगा जो पोटैटो चिप्स आते हैं, नमकीन के पैकेट्स आते हैं, तो वो बड़े फूले फूले होते हैं. ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि the food is packed with nitrogen gas. जब हम फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं तो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है. ऑक्सीजन नहीं होती है तो फूड आइटम्स ऑक्सीडेशन, देयर इज नो ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन. तो इससे जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है या रिटार्ड हो जाती है. सो वी कैन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज बाय पैकेजिंग द फूड आइटम्स दैट कंटेन फैट्स एंड ऑयल विद नाइट्रोजन गैस. ओके, एग्जाम्पल याद रखिएगा पोटैटो चिप्स का. The third way to prevent rancidity is by keeping the food in refrigerator. तो my dear student, refrigerator में जो टेम्परेचर होता है काफी लो होता है, और लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है या रिटार्ड हो जाती है. तो इस तरह से हम फूड आइटम्स को ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं एंड वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप नहीं होता क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हुई. Now let's move to the fourth way of preventing rancidity. We can
prevent the rancidity, और हम slow down कर सकते हैं, we can retard the rancidity by keeping the food items in airtight container. Airtight container में रखने से जो food items का contact है ऑक्सीजन से वो नहीं हो पाता है, तो oxidation process automatically slow down हो जाती है. The fifth and the last way to prevent the rancidity is by retarding. How we can retard the rancidity? By storing the food items away from light, है ना. तो ऐसे इस तरह से हमें स्टोर करना है कि वो जो फूड आइटम्स है वो लाइट के कांटेक्ट में ना आए. ओके, सो दिस विल इज आल्सो वन ऑफ द वे जिससे कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द 5 पॉइंट्स. द फर्स्ट वे टू प्रिवेंट द रेसिडिटी इज by adding antioxidants. Antioxidants के 2 एग्जाम्पल हमने कौन से डिस्कस किए? BHA and BHT. BHA stands for butylated hydroxyanizole and BHT stands for butylated hydroxytoluene. Then we learned about the second way to prevent the rancidity in the food items by packing them with nitrogen gas. The third way to prevent the rancidity is by keeping the food in the refrigerator. The fourth important point is by keeping the food items in the airtight container, and the fifth one is by keeping the food items away from the light. जब light की absence होगी, so the food would be free from rancidity. So with this we have completed our chapter number 1, chemical reaction and equations. I hope आप सबको ये sessions बहुत पसंद आए होंगे. तो please अपने friends के साथ इन session को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. हैव अ नाइस डे.